हेलो एवरीवन, मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। हम लोग आज आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सीए इंटरमीडिएट एफएम ईएफएफ सब्जेक्ट के अंदर एफएम पोर्शन का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में माना जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से आता है, क्योंकि अब लीजिंग कोर्स में नहीं है तो उसका जो वेटेज है वो आई थिंक कुछ ना कुछ कैपिटल बजटिंग पे शिफ्ट होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट 15 मार्क्स वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर। हम आपको आज इसका बेसिक्स सिखाएंगे और बेसिक्स के साथ आप एडवांस प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक्सक्लूसिव इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आपको बेसिक्स बेहतरीन ढंग से समझ आ गए तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सो डू कनेक्ट विद मी। कैपिटल बजटिंग, देखिए कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब होता है? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है डिसीजंस रिलेटिंग टू कैपिटल प्रोजेक्ट्स, डिसीजंस रिलेटिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। जो बड़े बड़े हम खर्चे करते हैं जिनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेना कैपिटल बजटिंग कहलाता है। अब जैसे एक आदमी है वो कहता है कि मैं स्टील प्लांट लगाना चाहता हूं। अब स्टील प्लांट जो है वो कोई 2-4 लाख रुपया या 2-4 करोड़ में तो लगेगा नहीं। तो स्टील प्लांट लगाने के लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज को जज करने के लिए हम कैपिटल बजटिंग का सहारा लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स के थ्रू हम उसके कैश फ्लोज, उसके प्रॉफिट्स, साथ में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसिडर करते हुए डिटरमाइन करते हैं कि ये काम उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से कैपिटल बजटिंग क्या हुआ? डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड डिसीजन को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ये जो डिसीजंस हैं ये बहुत सावधानी से लेने चाहिए। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, एक तो सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, एक हैवी अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्ट द डिसीजन वंस टेकन। अगर आपने डिसीजन ले लिया, हाँ तो ठीक है, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब आपने स्टील प्लांट लगा दिया तो आपको लगा अरे अरे यार ये क्या कर दिया, मेरे को तो पावर प्लांट लगाना चाहिए था। अब इसको उखाड़ के फेंकने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप अपने डिसीजंस को रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरा, बहुत बार जो कंपनी का सक्सेस फेलियर होता है वो इन्हीं डिसीजंस पे डिपेंड करता है। कंपनी ने जगह जगह से बोरो करके इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। अब उम्मीद ये थी कि यहाँ से जो कमाएंगे उससे रीपेमेंट करेंगे, लेकिन कमाई तो बहुत दूर, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिल रहा और कंपनी का जो फ्यूचर था वो खत्म हो गया। तो कुल मिला के कैपिटल बजटिंग का मतलब हुआ decisions relating to investment in capital project, and these decisions are very important. Reason being, substantial sum of money is involved. It is not possible to revert the decision once taken, and sometimes future of the firm depends upon such decision. अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स प्रोवाइडेड हैं जिसके बेसिस पे हम इवेल्युएशन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, आइए थोड़ा सा टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्निक्स टेक्निक्स वैसे तो कई सारी हैं, बट उसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला, बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड।
और दूसरा बेस्ड ऑन नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, बेस्ड ऑन नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये जो पहला है बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले डिस्काउंटेड पेबैक, दूसरा एनपीवी, तीसरा पीआई एंड लास्ट इज आईआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर पेबैक और ARR, पेबैक और ARR। अब इन टेक्निक्स के बेसिस पे हम इवेल्युएशन करते हैं। मैं इसमें से इस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ दें। तो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं इवेल्युएशन की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग के अंदर, उन सब के अंदर हम फंड्स लेते हैं चेक करने के लिए कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फंड्स को आप BD80 या CF80 भी बुला सकते हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स एंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। BD80 एंड CF80 ये फंड्स का मतलब है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त है, उसने एक नया बिजनेस शुरू करा है। उसका बिजनेस का सबसे पहला साल खत्म हुआ है। उसने मेरे को ये जानकारी दी, कहता है मैंने इस साल 10 लाख रुपए की सेल करी है। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड कर दो तो 6 लाख बैठती है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन 2 लाख, इसको वो बुला रहा था PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख। फिर कहता है 1 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरा पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 1 लाख है। मैंने कहा तूने तो नया नया बिजनेस शुरू करा, अच्छे पैसे कमाए, कुछ पैसे मेरे को उधार दे दे। कह रहा है कितने चाहिए? मैंने कहा 1.5 लाख रुपए दे दे। आप सोच के बताएं, क्या उसके पास इस बिजनेस के द्वारा कमाए हुए इतने पैसे हैं कि मेरे को 1.5 लाख रुपए उधार दे दे? कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना। जो ना कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैट तो 1 लाख है, ये बंदा 1 लाख में से 1.5 लाख कैसे दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1 लाख नहीं, उल्टा 3 लाख रुपए मेरे को दे सकता है। वो कैसे? सेल करते हैं तो पैसा आता है, वेरिएबल कॉस्ट से पैसा जाता है, टैक्स से पैसा जाता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश कॉस्ट है। इसकी वजह से कोई फंड्स आता जाता नहीं है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश कॉस्ट, इट इज एन एक्सपेंस बट इज अ नॉन कैश कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पैट आया है इसके अंदर डेप्रिसिएशन एड बैक कर देते हैं 2 लाख का। तो अब जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं BD80, और BD80 कितना आ गया? 3 लाख। BD80 इज 3 लैक्स। तो हम ये कहते हैं इसके पास जो कैश फ्लो है वो 3 लाख रुपए का है, BD80 इज 3 लैक्स। जब हम FM पढ़ते हैं तो PBT को हम ADBT बोल सकते हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। पैट को AT80, और BD80 तो BD80 है, बट स्टिल यू कैन यूज CF80। अगर हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम अपने सारे फैसले, सारे डिसीजंस, फाइनेंशियल पोजीशन इसके बेसिस पे जज करते हैं, जिसको आप आज तक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुलाते आए हो। लेकिन जब हम FM पढ़ते हैं तो हम अपने सारे डिसीजंस BD80 के बेसिस पे लेते हैं, जिसको बोलते हैं फंड्स। तो फंड्स का बेसिकली मतलब होता है कैश इनफ्लोस, हमारे पास कैश कितना आया है। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग फंड्स के ऊपर फोकस करते हैं। अगर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा होता तो मैं आपको कहता हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम कैश यानी कि फंड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, फंड्स कितने हैं, और फंड्स है 3 लाख। किसी बच्चे ने मेरे को एक बार एक चीज पूछी थी, देखिएगा जरा, आप सुनिए जरा ध्यान से। सर ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे माइनस किया और बाद में प्लस कर दिया, जब आपको पता है नॉन कैश आइटम है तो आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, माइनस और प्लस? तो मैंने कहा ये तो तुम्हारे फायदे के लिए किया है,
क्योंकि हम लोग टैक्स उस प्रॉफिट पे पे करते हैं जो खर्चे माइनस करने के बाद आते हैं। अगर तुम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, तुम्हारा टैक्स भी तो ज्यादा बनेगा। तो बेसिकली फॉर प्रॉपर पेमेंट ऑफ टैक्स वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, और जब टैक्स पे आउट हो जाता है तो बाद में हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। ये एक वजह है डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करने की और बाद में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की। आई होप आप यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं यहां से आगे चलूंगा और इसकी जो पहली पहली टेक्निक है पेबैक पीरियड, उसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, पेबैक पीरियड, ये जो टेक्निक है इसके थ्रू भी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जज कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस टेक्निक के थ्रू जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं मिलते। सो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत कम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं अपने बिजनेस प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन एग्जाम के अंदर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एकदम टॉप पर है, बट रियल लाइफ के अंदर इसका यूज लीस्ट प्रेफरेबल अंदर आता है। पेबैक पीरियड होता क्या है? हम लोग इनिशियली बिजनेस के अंदर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। पेबैक पीरियड का मतलब होता है कितने समय में हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे, रिकूप कर लेंगे। कितने समय में हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे, रिकूप कर लेंगे, इसको बोलते हैं पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड और द रिकूप्ड, इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड और रिकूप्ड। पेबैक पीरियड जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। इसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है, ये बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करने में और समझाने समझने के अंदर। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है, ये इग्नोर कर देता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से गलत डिसीजंस हमारे पास आ जाते हैं। अब पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक आदमी है, वो कहता है जी मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, अब मेरे को दो बिजनेस है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। मैंने कहा थोड़ा हमें इसके बारे में जानकारी दो। कहता है एक बिजनेस है मैं एक कार खरीद के उसको टैक्सी की तरह चलाऊं, जस्ट लाइक मैं ओला उबर के साथ अटैच हो जाऊं। और दूसरा बिजनेस ये है कि मैं एक चाइनीज स्टॉल लगा लूं, वो जो वैन में आपने देखा होगा रोड साइड पे लगा होता है, जिसके अंदर नूडल्स और ये सब चाइनीज सूप वगैरह मिलते हैं, मैं वो धंधा कर लूं। तो हमने कहा तुमने इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, इनफ्लोज है, वो सब एस्टिमेट करें? कह रहे एवरीथिंग आई हैव डन। अगर मैं टैक्सी चलाता हूं तो आप देखिएगा जरा, 6 साल मेरी टैक्सी की लाइफ रहेगी और हर साल सब खर्चे काटने के बाद, टैक्स वैक्स देने के बाद एवरीथिंग मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा। ये मेरे पास नेट कैश इन हैंड आएगा, ये मेरे पास नेट कैश इन हैंड आएगा। और 6 साल के बाद वो कह रहा है ये कार स्क्रैप हो जाएगी, फॉर द टाइमिंग आप अज्यूम कर लो इसको मैं कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। ऐसे 2 मिनट के लिए मान लो, नहीं फेंकेगा तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें कंसिडर कर लेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कह रहा है उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो किराया आएगा, पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस सब घटा दिए मैंने, नेट मेरे पास इतना बचता है। अगर मैं चाइनीज वैन लगाता हूं तो देखिएगा जरा, जगह नहीं है मैं ऐसे लिख देता हूं 20 साल। मैं यहां से 1-1 लाख रुपए हर साल कमाऊंगा टिल ईयर 20, और 20 ईयर्स के बाद ये वैन भी खराब हो जाएगी और लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाएगा, उस टाइम इसका उपयोग नहीं होगा, ऐसा उसने हमें बोला। अब सवाल ये है कि इसको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो आप एक चीज देखिएगा जरा, अगर ये टैक्सी चलाता है तो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाती है? 4 साल में। और अगर ये चाइनीज वैन ओपन करता है तो 8 साल में। जल्दी पैसा कहाँ रिकवर हो रहा है? जल्दी पैसा कहाँ रिकवर हो रहा है? आप देखेंगे जो जल्दी पैसा है वो इस जगह
रिकवर हो रहा है, यानी कि जब वो क्या चलाता है, टैक्सी, जब वो टैक्सी चला रहा है तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकूप हो रही है, जल्दी रिकवर हो रही है, यानी कि पूरे पूरे 4 साल के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है। और यहाँ पर कितने साल में रिकवर हो रही है, 8 साल में। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, टैक्सी। लेकिन ये गलत डिसीजन करवाती है, उसके पीछे कारण ये है, आप देखिए जरा यहाँ पर यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद सिर्फ 2 साल इनफ्लोज आएंगे, और अगर आप राइट साइड पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद जो हमें इनफ्लोज आएंगे वो करीब करीब 12 साल और आएंगे। तो अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा आपको, अगर हम कंपेयर करें हाँ, तो आपने देखा कि ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो इनफैक्ट चाइनीज वैन वाला है, क्योंकि उसमें 8 साल के बाद अगले 12 साल हमें कैश इनफ्लोज होंगे, जबकि पहली ऑप्शन में सिर्फ 2 साल इनफ्लोज होंगे। पहले केस में अगर देखा जाए तो 12 लाख रुपए आ रहा है और सेकंड केस में 20 लाख आ रहा है, लेकिन पेबैक पीरियड जो होता है वो इस ऑप्शन को इग्नोर कर देता है। वो तो सिंपली देखता है वो तो सिंपली देखता है कि जल्दी किस में आ रहा है, तो इसको हमेशा जल्दी की लगी रहती है, ज्यादा नहीं देखता है। कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, अभी आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए पेबैक के ऊपर। देखिएगा, ये एक सबसे पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं। ईयर 0 हमारा जो इनिशियल आउटले है, लेट से वो 5 लाख है। अब हमें इस प्रोजेक्ट का 5 साल लाइफ है, उसका बीडीएटी दे रखा है, और बीडीएटी कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। इसमें पेबैक पीरियड निकालना है, तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा आप देखिएगा जरा। मैं यहां पर क्यूमुलेटिव निकालूंगा, 1, 1 + 2, 3, 3 + 2, 5, 5 + 3, 8, 8 + 4, 12 lakhs। तो आप देखिए जो इनिशियल 5 लाख है वो मेरे को कितने टाइम में रिकवर हो रहा है, 3 इयर्स में। तो जो पेबैक पीरियड है वो 3 इयर्स है, हमारा पेबैक पीरियड इज 3 इयर्स। इसी तरह से आइए एक सवाल और आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ईयर 0 में 5 लाख लगेगा, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, इतना रुपया आएगा। पेबैक निकालना है, आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्यूमुलेटिव निकालूंगा, 1, 2.5, 4.5, 7.5 एंड 9, ये क्यूमुलेटिव आ गया। जो मेरा पेबैक है वो इन बिटवीन 3 to 4 इयर्स है क्योंकि 3 साल में 4,50,000 रिकवर होता है, 4 साल में 7.5 लाख आता है, मेरे को 5 लाख रिकवर करना है, तो 5 लाख इज समथिंग मोर देन 3 इयर्स एंड लेस देन 4 इयर्स। तो पेबैक कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 3 साल में 4.5 लाख आ गया। अब 5 करने के लिए हमें कितने की कमी है, 5 लाख करने के लिए हमें कितने की कमी है, 50,000 की, जबकि 3 से 4 साल के बीच में आ कितना रहा है, 3 लाख। तो यहां से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं, 50,000 डिवाइड बाय 3 लैक्स, 3.16 ईयर्स। अगर आपको इसका मतलब लेना है तो मैं आपको बता सकता हूं, हम ये कहना चाहते हैं 3 साल के अंदर हमें 4.5 लाख मिल गए, अब अगले 1 साल में हमें 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो हमें ये बताना है 50,000 कितने समय में आ जाएंगे,
तो 50,000 को 3 लाख से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आइए एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसके ऊपर और सिखाते हैं आपको, देखिएगा जरा यहां पर। क्वेश्चन ने कहा ईयर 0 में 1 लाख रुपया लगेगा, ईयर 1 2 ईयर 1 2 3 4 5 इन ईयर्स में BDBT 40,000 50,000 15,000 60,000 35,000 ये रहेगा, और टैक्स 40% है। अब देखिए ईयर 0 में हमारे पास से 1 लाख रुपया जा रहा है, आने वाले 5 साल में ये BDBTs हमको मिलेंगे। अब हमको पेबैक पीरियड निकालना है, तो पेबैक पीरियड हम कैसे निकालेंगे वो आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा और देखिए। सबसे पहले हम यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ADBT, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। अब क्या बचेगा, AD80। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया जाएगा, और अब क्या आएगा, BD80। अब क्या आएगा, BD80। अब क्वेश्चन ये है डेप्रिसिएशन कितना। अगर कुछ ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो ऐसे में यहाँ डेप्रिसिएशन जो आएगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप है 0, लाइफ है 5 साल, 20,000 आता है डेप। जो डेप्रिसिएशन है इज कमिंग 20,000, जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 आ रहा है। अब BDBT में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। जैसे हम BDBT में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, द आंसर इज कमिंग ADBT, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, 20 30 -5 40 15। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं टैक्स, 40% टैक्स है, तो 20,000 पे 40% कितना हुआ, 8,000 12,000। अब यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो पूरे FM के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर लॉस आता है तो हमें टैक्स सेविंग मिलती है, टैक्स शील्ड मिलती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये रहता है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अलावा और भी काफी सारे प्रॉफिट्स हैं, इस प्रोजेक्ट के अलावा और भी प्रॉफिट्स हैं, तो ये जो लॉस है ये हमारे उन प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ होगा। जब सेट ऑफ होगा तो उन प्रॉफिट्स पे जो टैक्स बनता था वो टैक्स कम हो जाएगा। तो एक तरह से आप मान के चलिए FM के अंदर अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको एक तरह से टैक्स सेविंग के रूप में लेके चलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस आदमी का एक दूसरी जगह से 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब 10,000 पे 40% टैक्स कितना बनता है, 4,000। तो वो माइंड मेकअप करके बैठा है मेरे को 4,000 रुपए देने हैं। लेकिन जब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ईयर 3 में 5,000 का लॉस आया, तो इसने कहा यार ये तो उन 10,000 प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, तो वहां तो प्रॉफिट दिखने में 5,000 ही कहलाएगा ना। तो अब तो मैं सरकार को 5,000 पे 40% टैक्स पे करूंगा, 2 लाख रुपए 2,000 रुपया। इसका मतलब कहाँ 4 कहाँ 2, मेरे को 2,000 की बचत हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी लॉस होता है तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग टैक्स शील्ड ले लेते हैं, और टैक्स सेविंग टैक्स शील्ड 2,000 रुपये आती है। 40,000 पे 40%, 16,000 और 6,000। अब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, 20 - 8 12, 30 - 12 18, -3 24 और 9। ये माइनस करके हमारे पास फिगर्स आ गई। अब डेप्रिसिएशन को हम इसमें प्लस करते हैं, $20,000।
यहां से जो आंसर आता है उसको बोलते हैं BDAT। 32,000, 38,000, 17,000, 48,000 और 29,000। यहां से हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं। 32, 70, 87। 87 के अंदर 48 माइनस कर रहे हैं। 1,35,000, 29,000 प्लस कर रहे हैं, 1,64,000। अब आप देख सकते हैं जो आपका पेबैक पीरियड आ रहा है वो इन बिटवीन 3 to 4 ईयर्स आ रहा है। 3 साल में आपने 87,000 रिकवर कर लिया, आपने 1 लाख टोटल रिकवर करना है, तो 1 लाख रिकवर करने के लिए कितने रुपए और चाहिए? 13,000। जबकि देखा जाए तो ईयर 3 से ईयर 4 के बीच में कितने रुपए आ रहे हैं? 48,000। तो 3 पॉइंट, आप देखिए क्या आंसर आएगा। $3.27 years। The answer will come 3.27 years। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3.27 years आएगा। इस तरह से हम पेबैक पीरियड निकालते हैं। तो मैंने आपको पेबैक के 3 क्वेश्चंस कराए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा हम डिस्काउंटेड पेबैक और एनपीवी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे आप मान के चलिए आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए आपको 1 रुपया आज दे रहा है और बी आपको 1 रुपया आफ्टर 1 ईयर देगा। एक तो आज दे रहा है और एक आफ्टर 1 ईयर देगा। अब क्वेश्चन है हु इज पेइंग मोर? ए इज पेइंग मोर और बी इज पेइंग मोर। हु इज पेइंग मोर? ₹1 टुडे, ₹1 आफ्टर 1 ईयर। आपको कौन पैसे ज्यादा दे रहा है? कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों सेम ही तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए ने आपको 1 रुपया आज दिया, तो आप इसको तब तक इन्वेस्ट करो जब तक बी आपको देगा, मतलब 1 साल के लिए। तो आपने मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 1 रुपया बढ़ के 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। अब आप चेक करो 1 रुपये और 1 रुपये 10 पैसे को। अब आप चेक करो 1 रुपये 1 रुपये 10 पैसे को, 1 और 1.10 को। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। यहां से आप कंपेयर करो हु इज पेइंग मोर, तो आपको डायरेक्टली लगेगा कि हमें ए ने पैसे ज्यादा दिए हैं। देयर इज वन मोर वे टू कंपेयर, और वो क्या वे है आप देखिएगा। आप बी को कहिए भैया तू मेरे को आज आज ही दे दे। वो कहेगा मैं आज कहाँ से दूं, मैं तो 1 साल के बाद दूंगा। तो आप पूछेगा भैया 1 साल के बाद कैसे दे देगा? तो बी कहेगा मेरे पास अभी 91 पैसा है, मैं उसकी बैंक में एफडी कराने के लिए जा रहा हूँ, फिर वो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 साल के बाद वो मैं तुमको दे दूंगा। तो आप उसको कहिए एफडी मैं खुद ही करा लूंगा, तू मेरे को 91 पैसा दे दे। तो मान लीजिए बी ने आपको 0.91 आज दे दिया। वैसे वो आपको 10% इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद 1 रुपया देता। आप कंपेयर कीजिए हु इज पेइंग मोर। अभी भी ए पे कर रहा है। इस कंपैरिजन के तरीके को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करना हो किसी प्रोजेक्ट के बीच में, तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब ये है जो इनफ्लोज आउटफ्लोज का बेस होता है ना, बेस ईयर, वो सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक आदमी 0 पीरियड में दे रहा है, एक फर्स्ट ईयर में दे रहा है, या तो दोनों को फर्स्ट ईयर में कन्वर्ट करो या दोनों को 0 में कन्वर्ट करो। आपके कोर्स में प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है, फ्यूचर वैल्यू का नहीं है। तो आपको कंपलसरी जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसको आपको टुडेज की टर्म में कन्वर्ट करना है।
अब जैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करते हैं, उसमें पैसे हमारे पास से आज जाते हैं बट आएंगे कुछ सालों के बाद। तो जो पैसे कुछ सालों के बाद आएंगे, हमें उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब आज के दिन उनकी वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं इनफ्लोज इतने, आउटफ्लोज इतने, इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ जजमेंट लेंगे, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। अब अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करिएगा, जो कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करिएगा पीवीएफ से। पीवीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन। आर का मतलब आप ले सकते हैं 10%, आर का मतलब आप ले सकते हैं 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर एन, और आर का मतलब है लेट से 10%। तो आप देखिए, सपोज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कोई आपको कहे जी मेरे को 1 लाख रुपए आ रहा है, मेरे को यहाँ 1.5 लाख आ रहा है, मेरे को 2 लाख, और 10% इंटरेस्ट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए। तो प्रेजेंट वैल्यू बताने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवीएफ से, 1 डिवाइड बाय पावर 1 पावर 2 पावर 3, इस तरह से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। अब पहला कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 1.10, पहला कैलकुलेशन है 0.909, सेकेंड है 0.826, थर्ड है 0.751। अब ये फैक्टर्स ना आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन भी होते हैं, अदरवाइज आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर्स तैयार हैं। वैसे इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप समझिएगा जरा, 1 रुपया 1 साल के बाद मिले और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उसकी आज की वैल्यू 90 पैसे है, करीब करीब 0.909 है। मतलब 0.909 विल ग्रो टू ₹1 आफ्टर 1 ईयर। वही 1 रुपया 2 साल के बाद मिले और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उसकी आज की वैल्यू 0.826 है। यानी कि 0.826 आज का और 1 रुपया 2 साल के बाद का वन ऑफ द सेम थिंग। 0.826 पर अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट लगा दें तो वो कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपये में। 0.826 पे अगर 2 साल का इंटरेस्ट लगाएं तो कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 1 रुपये के अंदर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको पेबैक सिखाया, इसी में कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस निकालते हैं, फिर उनका क्यूमुलेटिव करते हैं। हम डायरेक्टली नहीं करते, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस का क्यूमुलेटिव करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, आइएगा यहां पर। ईयर 0, 1 2 3 4 5, 5 लाख रुपए जा रहे हैं, हमको आएगा 1, 1.5, 2, 3.5, 2.5, और क्वेश्चन ने कहा आर 10% है। एक तो हमको सिंपल पेबैक निकालना है, तो सिंपल पेबैक में तो क्या ज्यादा स्टेप्स नहीं है, आप सिंपली इसका क्यूमुलेटिव कर लें, 1, 2.5, 4.5, 8, 10.5। जो आपका पेबैक आएगा वो इन बिटवीन आएगा, जो पेबैक आएगा वो इन बिटवीन आएगा। तो आप कह सकते हैं 3 प्लस 3 साल में 4.5 लाख आ गए हैं, जबकि 5 लाख कवर करने हैं। तो 5 लाख कवर करने के लिए कितना बाकी है, 50,000। 5 लाख कवर करने के लिए 50,000 बाकी है, जबकि आ कितना रहा है, 3.5 लाख। तो यहां से जरा चेक कीजिए, 14 आता है, 3.14 years, दिस इज द पेबैक।
तो हमारा जो पेबैक है वो 3.14 ईयर्स है। अब हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। अब 10% के फैक्टर्स क्या होते हैं? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये फैक्टर्स हैं, इनकी टेबल आपको गिवन होती है एग्जाम के अंदर। यहाँ से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 1,00,000 इंटू 0.909, 1,50,000 इंटू 0.826, 2,00,000 इंटू 0.751, 3,50,000 इंटू 0.683, 2,50,000 इंटू 0.621। देखिए कितना आता है। 1,00,000 इंटू 0.909, 90,900, 1,50,000 इंटू 0.826, 1,23,900, 2,00,000 इंटू 0.751, 150,200, 3,50,000 इंटू 0.683, 239,050, 155, 250, 155, 250। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। अब हम इसका क्यूमुलेटिव करेंगे। 90,900, 214,800, 365, 759,300। ये आ गया। अब पेबैक निकालना है। जो पेबैक है वो इनके बीच में है, मीन्स इट इज इन बिटवीन 3 and 4 years। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5,00,000 में से 365 माइनस कर देंगे, 1,35,000 डिवाइड बाय 239,050, सो 3.56 ईयर्स। ये आ जाएगा डिस्काउंटेड पेबैक। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, फिर आगे लेके चलेंगे। देखिएगा जरा।
आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारी दो टेक्निक्स रहती हैं, एक एनपीवी और एक पीआई। इन दोनों को करने का ऑलमोस्ट जो तरीका है वो एक जैसे सही रहता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं। पीआई के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं और डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। अब डिसीजन कैसे लेते हैं आप देखिए, एनपीवी और पीआई। एनपीवी अगर हमारी पॉजिटिव आती है, या आप कह सकते हैं पीआई अगर मोर देन 1 आता है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका एनपीवी नील आता है या पीआई इक्वल टू 1 आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर एनपीवी नेगेटिव आता है और पीआई लेस देन 1 आता है तो डेफिनेटली रिजेक्ट करना ही ज़्यादा अच्छा है, फिर आप रिजेक्ट कर दीजिए प्रपोजल को। एनपीवी एक काफ़ी अच्छा वास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसके बारे में बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन दे रखा होगा और उसमें डिफरेंट ईयर के इनफ्लोज होंगे और भी डेटा होगा और आपको बताना होगा इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करें कि ना करें। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए चाहिए। तो हम जब वर्किंग कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस के अंदर तो उसको हम आउटफ्लो मानेंगे, आउटफ्लो। और जब हमारा बिजनेस खत्म होगा हम ये मान के चलेंगे कि वो वर्किंग कैपिटल हमें वापस आ गई है, वो रिकवर हो गई है, तो वो ऑटोमेटिक हमारा इनफ्लो बन जाएगा, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमने कोई बिजनेस शुरू करा, उसमें हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, अब हमको इनफ्लोज आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर से 50,000 रुपये ले जाके मान लीजिए बिजनेस के अंदर रख देते हैं। वो किस लिए रखते हैं, आज मेरे को घनश्याम 10,000 रुपये देगा, आज मेरे को घनश्याम 10,000 रुपये देगा और मैंने सामान खरीदा था कल्लू राम से और कल्लू राम को मेरे को 10,000 रुपये देने हैं। तो कल्लू राम बड़ा तकाजा कर रहा है, तो मैंने कहा भैया कल्लू घनश्याम शाम को 10,000 देगा, जैसे देगा मैं शाम को तेरे पे पहुंचा दूंगा। कह रहा है ठीक है आप मेरे को शाम को दे देना, मैं इससे ज्यादा मोहलत आपको नहीं दूंगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब घनश्याम का फोन आ गया, कह रहा है सर आज तो मैं आ नहीं सकता, मैं तो अगले वीक आऊंगा। मैं आज आ नहीं सकता, मैं अगले वीक आऊंगा। तो भाई साहब कल्लू राम ने तकाजा कर दिया, कह रहा है मेरे को तो पैसे अभी चाहिए। तो मैंने जो घर से 50,000 रुपये ला के रखे थे एक सेफ साइड के लिए, इमरजेंसी के लिए, मैं उसमें से 10,000 रुपये कल्लू राम को दे के रफा दफा कर दूंगा। जब घनश्याम मेरे को 10,000 रुपये जब घनश्याम मेरे को 10,000 रुपये देगा तो वो मैं इस वर्किंग कैपिटल के अमाउंट में रख दूंगा, इसको टॉप अप कर दूंगा, दोबारा से 50 कर दूंगा। इसका मतलब ये है, ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा हम स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए अपने बिजनेस में लाके रखते हैं, ये धीरे धीरे यूज तो होता है लेकिन अल्टीमेटली ये टॉप अप होके उतना ही हो जाता है जितना हमने इंट्रोड्यूस किया था। और जब बिजनेस बंद करते हैं तो ये पैसा हमारा पूरा का पूरा क्या रिकवर हो जाता है, ये पैसा हमें पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। अब यहां पर कुछ कैश फ्लोज होते हैं वो ईयर के बिगिनिंग में होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे जितने भी कैश फ्लोज अराइज होते हैं वो ईयर एंड पर होते हैं। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में दे रखी है तो आप ईयर 3 के सामने लिखेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 दे रखी है तो ईयर 5 के सामने लिखेंगे। इस तरह से आप डील करेंगे। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट एनपीवी का और पीआई का एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मशीन कॉस्ट 1 लाख, लाइफ 5 years, स्क्रैप 10,000,
depreciation, 25% WDV. Production, 10,000 units. Selling price, rupees 10 per unit. Variable cost, rupees 4 per unit. Fixed cost, 10,000 per annum. Allocated fixed costs, 5,000 per annum. Working capital introduced. Beginning of year 1, beginning of year 3, 20,000, 15,000. Tax 40%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. ये प्रोजेक्ट इसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, ये समस्या चल रही है. एक मशीन आएगी 1 लाख रुपए की, 5 साल वो मशीन चल सकती है, उसके 10,000 में हम उसको बेच देंगे. डेप्रिसिएशन 25% WDV है. इस मशीन से हम जो प्रोडक्शन करेंगे एनुअली 10,000 यूनिट करेंगे और जो जाके बिकेगा 10 में, जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 4, फिक्स कॉस्ट है 10,000, एलोकेटेड 5,000. टैक्स रेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है. यूनिट इंट्रोड्यूस दे रखा है बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3. वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, 20,000 एंड 15,000. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे आइएगा जरा. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे. जो मशीन की कॉस्ट है वो 1 लाख है. ईयर 1, 2, 3, 4, 5 डेप्रिसिएशन. 1 लाख पे 25% है. अगर आप 1 लाख का 25% निकालते हैं तो 25,000 आता है. WDV है, तो अब आप क्या करेंगे, 1 लाख में से 75,000 घटाएंगे और उसके ऊपर 25% निकालेंगे. तो जरा फटाफट से आप पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लें, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा जब आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा. आई होप आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया होगा.
अब जैसे मैंने आपको बोला WDV मेथड है, तो ईयर 1 में तो आपने सीधा 1 लाख पे 25% 25,000 निकाल दिया। ईयर 2 में आप 75,000 पे निकालेंगे, लेकिन मेरे पास इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है 25%, तो आपने सबसे पहले साल 1 लाख पे 25% निकाला, 25,000 आ गया। अब आप एक काम करें, इस डेप्रिसिएशन का 75% निकाल दें, फिर जो आएगा उसका 75% निकालते जाएं। 75 कैसे आया? 100 में से 25% घटा दो। अब जैसे मान लो अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% होता, तो पहले साल तो हम 10% निकाल देते, फिर बाकी हम कैसे निकालते, जो भी पहले साल का डेप्रिसिएशन आया उसका 90%, जो सेकंड ईयर का है उसका 90%, ऐसे करते रहते। सो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं 25,000 का 75% निकाल रहा हूँ, वो आता है 18,750। 18,750 का 75%, 14062। मैं इसका 75% निकाल रहा हूँ, 10,547। मैं इसका 75% निकाल रहा हूँ, 7,910। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशंस मैंने आपकी कर दी हैं। पहली फिगर 25,000, फिर उसका 75% निकाला, 75% निकाल के मेरा ये आंसर आ गया है। अब यहाँ पे मैं निकालना चाहूँगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 5। इसका मतलब जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो बुक वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख में से मैं सारे डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और जो फिगर मेरे पास आएगी वो आएगी 23,731। आप देखिए ये हमारी एसेट की वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 5। हम इसको कितने में सेल ऑफ कर रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 10,000 में। हम इसको 10,000 में बेच रहे हैं। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, यहां से हम लोगों को लॉस कितने का हुआ? यहां से हम लोगों को लॉस कितने का हुआ? 23,731 माइनस 10,000। जो मेरे को लॉस हुआ वो 13,731 का हुआ। मैंने देखा है कई बार आपका स्टडी मटेरियल या कुछ सजेस्टेड आंसर इस लॉस के ऊपर टैक्स सेविंग कंसिडर नहीं करते, बट हम लोग करेंगे, ये लॉजिकल है। ये हमको कैपिटल लॉस हुआ है, और कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा, और वहां पे हमारा जो टैक्स बनता है वो सेव होगा। तो यहाँ पर मैं टैक्स सेविंग निकाल रहा हूँ, 13,731 का 40%, 5,492। तो बेसिक कैलकुलेशन अभी तक मैंने आपके साथ कर ली है। मैंने कॉस्ट है 1 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल दिया, बुक वैल्यू निकाल दी, और सेल लॉस टैक्स सेविंग हमारा आ गया है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलूंगा, देखिएगा ज़रा मेरे साथ। अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं BDAT स्टेटमेंट। ईयर, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ADBT, टैक्स, ADAT, डेप्रिसिएशन, BDAT। ईयर 1 2 3 4 5, ये 5 साल है। सबसे पहले सेल्स। सेल्स 10,000 यूनिट बेचेंगे एट द रेट 10, एट द रेट 10। वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 इंटू 4। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10,000। डेप्रिसिएशन 25,000, 18,750, 14062, 10,547, 7,910।
अब यहाँ से एडीबीटी निकालेंगे। 1,40,000 50 25,000 आ गया। ये एडीबीटी आ गया, इसके ऊपर 40% टैक्स लगा देंगे। 10,000 12,500 राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 14,375। 16,836। अब एडीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, ये 15,000 आ गया। टू फाइव टू फाइव ये हमारा एडीएटी आ गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। ₹20,000। तो ये कितना आता है? 35। एक बार आप ये देख सकते हैं, फिर आगे लेके चलेंगे। आइए, अब मैं आपको इसका जो मेन आंसर है वो करवाने जा रहा हूँ। एनपीवी स्टेटमेंट। एनपीवी स्टेटमेंट के अंदर 5 कॉलम होते हैं। पीरियड, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो,
पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश फ्लो। एनपीवी स्टेटमेंट, इसके अंदर 5 कॉलम हो गए, पीरियड, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश फ्लो। अब जैसे 0 पीरियड में मशीन कॉस्ट माइनस 1 लाख, 0 पीरियड में वर्किंग कैपिटल। हमने बिगनिंग ऑफ ईयर 1 इंट्रोड्यूस करी है। बिगनिंग ऑफ ईयर 1 का मतलब हो गया ईयर 0 में 20,000, माइनस इसलिए क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ईयर 1 2 कमाने का मौका आ गया, बीडीएटी देखते हैं ऊपर कितना है बीडीएटी, 35,000, 38,750। 35,000, 38,750। सेकेंड ईयर में दोबारा हमने वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 15,000। ईयर 3 में, 4 में, 5 में बीडीएटी 41563, 43672, 45254। 45254। फिफ्थ ईयर में रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो हमने स्मूथ फंक्शन के लिए पैसा प्रोवाइड कराया था वो हम रिकवर करके अपने घर ले जाएंगे, और वो पैसा कितना था, 35,000। फिफ्थ ईयर में स्क्रैप सेल, वो जो मशीन थी वो हम बेच देंगे और आपको 10,000 पे स्क्रैप मिल जाएगा। फिफ्थ ईयर में टैक्स सेविंग, ये कई स्टडी मटेरियल इसको कई बार नहीं लेता, टैक्स सेविंग ऑन लॉस हम लेंगे, टैक्स सेविंग ऑन लॉस 5492। अब आप फटाफट से इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। 0 पीरियड का 1 होता है, 10% का 0.909, 826, 751, 683। अच्छा, जो ईयर 2 है वो 2 बार है, 0.826, 751, 683, 621, 621, 0.621 मल्टीप्लाई करके आप बाहर देखेंगे कितना आएगा। मैं फुल स्क्रीन करके दे रहा हूँ, जरा फटाफट से प्रैक्टिस कर लें क्या आंसर आता है, देखिएगा जरा।
आई होप आपने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली होगी। मैं आपको यहाँ पे वापस लेके चलता हूँ। मैं कैलकुलेशंस यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ ऐसे। आपको नेट आंसर देखना है मल्टीप्लाई करके कैश फ्लो पी फैक्टर को। अगर आपका नीचे में टोटल जो है वो प्लस में आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो माइनस में आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। होप सो कि जो आंसर आ रहा है शायद वो प्लस में आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको एक कॉस्ट दे रखी थी एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, ये हमने कंसिडर नहीं करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं कि ये काम करें ना करें, ये मशीन खरीदें ना खरीदें, तो ऐसे में हम जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम लोग एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को टोटली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, एक कंपनी है नेस्ले, वो लोग बाजार में एक चॉकलेट लॉन्च करने जा रहे हैं जबकि ऑलरेडी उनकी 5 चॉकलेट आती हैं। तो देखिए, वो अपनी 5 चॉकलेट का टीवी में ऐड निकाल रहे हैं। अब ऐड निकालने का जो कॉस्ट है वो उनका 2,40,000 का है। तो अगर एक चॉकलेट का देखें तो कितना आ गया, 48,000। तो अभी सिनेरियो ये है, ये ऐड डेली आएगा, 10 बार आएगा, पूरे साल आएगा, एक दिन में 10 बार पूरे साल आएगा, तो उसका 2,40,000 देते हैं। अब ये लोग एक नई चॉकलेट बार लॉन्च करने का सोच रहे हैं, ये लोग एक नई चॉकलेट बार लॉन्च करने का सोच रहे हैं। इस चॉकलेट की जो सेल होगी वो 2 लाख होगी। जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट स्पेशली लगेगी इस चॉकलेट के लिए वो 1,70,000 लगेगी। साथ में ऐड की बात आई तो कंपनी ने सोचा क्योंकि अभी नई चॉकलेट है, खर्चा ज़्यादा नहीं करते, हम टीवी में ऐड दे तो रहे हैं, उसमें 5 की बजाय 6 चॉकलेट दिखा देंगे। तो ऐसा ही हुआ, 5 की बजाय 6 चॉकलेट। उन्होंने तो पूरा 2,40,000 ही लेना है क्योंकि हमने ऐड की ड्यूरेशन नहीं बढ़वाई, ना ऐड की फ्रीक्वेंसी बढ़वाई। तो ऐड पहले की तरह जो 10 सेकंड का आता है और उसमें 10 बार आएगा, पूरे साल आएगा। तो अब हमने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड किया, तो ये 40,000 ऐड कॉस्ट आ गई। अब सवाल ये है, ये नई चॉकलेट बाजार में लॉन्च करें कि ना करें। तो इसमें अगर हम बहुत साधारण वे में सोचते हैं तो हमें 10,000 का लॉस है, तो हमें नई चॉकलेट बाजार में लॉन्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी कॉस्टिंग जो आ रही है वो 2,10,000 आ रही है और वैसे सेल कितना है, 2 लाख। तो हमें नई जो चॉकलेट है वो बाजार में लॉन्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमको लॉस हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, ये प्रॉफिटेबल वेंचर है। उसके पीछे कारण ये है, आप इतना सोचिए, इस चॉकलेट की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस चॉकलेट की वजह से 2 लाख रुपए आएंगे, इस चॉकलेट की वजह से 1,70,000 जाएंगे, आपको ले दे के नेट 30 तो बच रहा है ना। एडवर्टीजमेंट को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। एडवर्टीजमेंट को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट क्या होता है, करता कोई और है, दिखाता कोई और है। कर कोई और रहा है लेकिन दिखाएंगे ये लोग, इसको खर्च किसी और ने किया है लेकिन शो ये कर रहे हैं। अगर आप ये चॉकलेट नहीं भी लॉन्च करते तो एडवर्टीजमेंट पे तो खर्चा आपका पहले भी 2,40,000 हो रहा था, करते हैं तब भी 2,40,000। तो इसका मतलब ये कॉस्ट तो इररेलीवेंट है, इस वजह से हम एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करते हैं। आइए, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम रहेगा IRR। IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका क्या उपयोग है, कैसे निकालते हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, ईयर 0 में आपके पास से 1 लाख रुपया जा रहा है। अब
BDAT हमें दे रखे हैं ईयर 1 2 3 4 5 25,000 30,000 35,000 15,000 40,000 ऐसे दे रखा है। अब हमें ये बताना है ऐसा कौन सा डिस्काउंटिंग रेट है, ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बेसिस पे अगर हम इसको डिस्काउंट करें तो इनफ्लोस का जो टोटल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो भी 1 लाख आ जाए, क्योंकि आउटफ्लो का टोटल 1 लाख है और आउटफ्लो की इनफैक्ट प्रेजेंट वैल्यू भी 1 लाख होगी क्योंकि ईयर 0 में जा रहा है। तो इनफ्लोस को ऐसे कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट 1 लाख आ जाए। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। फर्स्ट, कंप्यूट एवरेज कैश इनफ्लो। एक काम कीजिए, जितना भी आपका इनफ्लो हो रहा है ना उसका एवरेज निकालिए कितना है। 25,000, 30,000, 35,000, 15,000, 40,000। 1,45,000 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। एवरेज कैश इनफ्लो कितना आ गया? 29,000। हमने 5 सालों का इनफ्लो उसका टोटल किया और बाद में 5 से डिवाइड कर दिया, सो 29,000 आ गया। सेकेंड, कंप्यूट फेक पेबैक पीरियड। हम अपना फेक पेबैक पीरियड निकालेंगे। अब जैसे 1 लाख रुपया लगा है, उसको 29,000 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाता है 3.44 ईयर्स। ये फेक इसलिए है क्योंकि हर साल हमें 29,000 थोड़ी आ रहा है, किसी साल 20 आता है, किसी साल 30 आता है, बट हमने एवरेज के बेस पे निकाला है। अब हमें क्या करना है? लोकेट फिगर ऑफ फेक पेबैक पीरियड इन एनविटी टेबल अगेंस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप क्या करेंगे, आपकी एक एन्युटी टेबल होगी, एन्युटी, उस एन्युटी टेबल में नंबर ऑफ ईयर्स के सामने आप इसको लोकेट करेंगे। एन्युटी टेबल में नंबर ऑफ ईयर्स के सामने आप इसको लोकेट करेंगे, एन्युटी टेबल, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 5। तो 5 साल के सामने आप इसको लोकेट करेंगे। ये कहां पर आता है? 5 साल के सामने आप इसको लोकेट करेंगे। 3.44, 5 साल के सामने आप इसको लोकेट करेंगे। वहां से आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर आप इसको डिस्काउंट करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एन्युटी टेबल तो है ही नहीं यहाँ पर, और हो सकता है एग्जाम में भी आपको रेलिवेंट चीजें दें, एन्युटी टेबल दें ही ना। तो आप एक काम करिएगा, अभी तक का हमने जो 3 स्टेप करे वो भाड़ में जाए। आप अंदाजे से किसी भी परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं, लेट से 12, या आप ऐसा मान लें आपने पेबैक पीरियड को एन्युटी टेबल में देखा 3.44 5 साल के सामने, तो आपने जब उसको ऊपर पढ़ा तो वहां पे 12% इंटरेस्ट आ रहा था। तो आपने 3.44 को 5 साल के सामने पढ़ा, जब आपने ऊपर देखा तो ऊपर 12% आ रहा था, तो 12% के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर आइडिया लेंगे क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर। 12% के फैक्टर्स, 25,000,
30,000, 35,000, 15,000, 40,000। 12% के फैक्टर्स 1 डिवाइड बाय 1.12, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। इसका हम टोटल करेंगे। वन 103,375। आप देखिए आंसर आपका जो आया वो 103,375 आया। हमें चाहिए कितना था? हमें तो 1 लाख चाहिए था। तो आप देखिए जो चाहिए आपको आंसर उससे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अगर आंसर ज्यादा आए, अगर आंसर ज्यादा आए तो आप रेट ज्यादा लें, और आंसर कम आए तो रेट कम लें, थोड़ा सा गैप छोड़ के। जैसे 12 है तो 14 ले सकते हैं। आइए लिखते हैं इसको। 4 पॉइंट। If present value of cash inflow comes higher, take higher rate. If it comes lower, take lower rate. अगर ज्यादा आता है तो ज्यादा रेट लें, कम आता है तो कम रेट लें। हमारा आंसर तो ज्यादा आ रहा है तो हम फिर ज्यादा रेट लेंगे। वी विल टेक 14%, 25, 30, 35, 15, 40। तो 14% से रेट क्या आ रहा है? 0.877, 0.770, 0.769, 0.675, 0.592, 0.519। $98,260 जो आंसर आता है वो 98,260 आता है। तो 12% से और 14% से हमने इनफ्लोज निकाल लिए 103,375 और 98,260। अब अगर आपको ऐसा लगता है एक एक रेट से आंसर ज्यादा आ रहा है और एक रेट से आपका आंसर कम आ रहा है, तो आप आईआरआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आईआरआर का फॉर्मूला कैसे लगेगा? लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। ऊपर चलते हैं। जैसे यहां पर अगर एनपीवी निकालना चाहूं
तो इनफ्लो आ रहा है 103375 और 1 लाख का आउटफ्लो है 3375। 98,260 उसमें से 1 लाख माइनस किया तो 1740 आता है। अब आयरन निकालना है। देखा जाए तो 12 और 14 इनमें लोअर रेट क्या है? 12, 3375 माइनस 1740 और डिफरेंस इन रेट्स है 2, क्योंकि 12 और 14 का जो डिफरेंस है वो 2 है। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें राइट साइड प्लस कर देंगे। सो इट्स कमिंग 13.31। ये आयरर का हमारा आंसर आता है 13.31। अब ये इंडिकेट क्या करता है देखिएगा, इससे पता क्या चलता है। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 1 लाख रुपए जा रहा है और 5 साल तक अब आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इनफ्लो होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है और आप बाजार से पैसा उधार लेकर इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो जब आप बैंक के साथ इंटरेस्ट को नेगोशिएट करें तो याद रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.31 से कम रखिएगा, क्योंकि 13.31 पर आपकी एनपीवी जीरो आती है। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, अगर आपने इंटरेस्ट को 10% पे नेगोशिएट कर लिया तो 3.31 आपके घर बच जाएगा। अगर आपने 15% पे नेगोशिएट किया तो आपको 1.69 अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। सो आईआरआर इज दैट डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आईआरआर के ऊपर हमारे इनफ्लोज आउटफ्लो बराबर होते हैं। ये एक मैक्सिमम रेट है, इसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिला हुआ होता है। तो अगर अपना खुद का पैसा है तो 13.31% रिटर्न आती है, बैंक का है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम ही नेगोशिएट करना है। मैं आपको फुल स्क्रीन करके देता हूँ, एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को लिखिएगा नीचे जरा कमेंट बॉक्स के अंदर।
आइए, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं दोबारा से। हमने एनपीवी देखा, पीआई, आईआरआर को हमने सिलेक्ट किया। अब हमारी एक टेक्निक बचती है ऊपर, एआरआर। एआरआर मैं आपको बताना चाहता हूं, एआरआर एआरआर एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। इट इज कॉल्ड अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। साथ में यही एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एडीएटी लेते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट्स लेते हैं। बाकी सब टेक्निक के अंदर हम बीडीएटी लेते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं देखिएगा। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर 0 में 1,00,000 रुपया जाएगा। हम लोगों को बीटी दे रखा है, ईयर 1 2 3 4 5 प्लस 40 16 15 70 30 और टैक्स 40% है। क्वेश्चन कहता है एआरआर निकालो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 1,00,000 1,00,000 को 5 से डिवाइड करा, 20,000 आ गया। एडीबीटी 20 40 -5 50 10। अब इस पे 40% टैक्स निकालेंगे। 8,000 16,000 2,000 20,000 4,000। अब निकालेंगे एडीएटी। 12 24 -3 30 और 6। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। 20 बीडीएटी 12 + 20 32। सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करेंगे इस टेक्निक में, बस इतना ही छोड़ देंगे। अब इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 5, तो देखिए कितना आता है। $69,000 13,800 और ऊपर हमें दे रखा है 1,00,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी 1,00,000 बाय 2 50,000। $27.6। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 27.6% आ गया। ये हमारा तरीका था एआरआर को निकालने का। अब
जो बेसिक टेक्निक्स है उनका आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैपिटल बजटिंग के अंदर एक रिस्क एनालिसिस कॉन्सेप्ट भी होता है, रिस्क एनालिसिस। उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो कैश फ्लोज होते हैं ना, वो सर्टेन नहीं होते। तो वहां पर हमें किस तरह से डील करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मतलब आपको कैश फ्लो के साथ प्रोबेबिलिटी दे देगा और कहेगा कि सर्टेन नहीं है कि हमारा कितना कैश फ्लो होगा, आप निकाल के दिखाइए। मैं आपके हाथ से एक सवाल प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, आप देखिएगा जरा यहाँ पर। एग्जाम्पल, ईयर 0 में 10,000 लग रहा है, ईयर 1 हमें पॉसिबल इवेंट्स दे रखे हैं 8, 10, 14, 18 और 20। ईयर 0 में 10,000 रुपये लगेंगे और ये पॉसिबल इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2, 0.1। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%। अब सवाल ये है कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं कि ना लगाएं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। ना ना, लाइफ एक ही साल है। एक साल में 8,000 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 14 भी, 18 भी, 20 भी। अब कितना आएगा ये तो हमें नहीं पता। तो ऐसे में ना आप एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज। वो कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी डिवाइड बाय सिग्मा पी। तो एक्स पी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8,000 इंटू 0.2 1600, 10,000 इंटू 0.4 4,000, 14,000 इंटू 0.1 1400, 18,000 इंटू 0.2 3,600 एंड दिस इज 2,000। टोटल देखिए कितना है, 12,600। अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से ही ले लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 12,600 इंटू फैक्टर 0.909, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो है 10,000। तो यहां से आपको एनपीवी मिल जाएगी 1453। पॉजिटिव एनपीवी है, प्रोजेक्ट में ऑप्ट करना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन हमें रिस्क निकालने के लिए बोल देता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, रिस्क का ये फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर पी। मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा आता है उसमें ज्यादा रिस्क है, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है हाई रिस्क। कई बार क्या होता है, दोनों प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आ जाता है, तो ऐसे में आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, हेंस रिस्क भी ज्यादा होता है। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट से मेरे को इस प्रोजेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिस्क निकाल के दिखाइए। मैंने आपको फुल स्क्रीन करके दे दिया है, सो प्लीज स्टार्ट द कैलकुलेशंस।
आई होप आपने कर लिया होगा। मैं आपको कनेक्ट करता हूँ अब वापस से। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर पी 8000 माइनस 12600 स्क्वायर इंटू 0.2 12600 स्क्वायर इंटू 0.4 14,000 into 0.1 इंटू 0.1। जब हम इसका टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर पी। उसको अंडर रूट में ला के रख देंगे तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। और 4294 आंसर आता है। सिंगल फिगर तो कुछ भी इंडिकेट नहीं करती है, लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट का एक साथ दे रखा हो तो उससे एटलीस्ट पता चल जाता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कमिंग 34%। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपना आज का जो सेशन है वो यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े अच्छे से इस टॉपिक को अब प्रिपेयर कर लें और हमारे साथ आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा अनअकैडमी सीए एस्पायर चैनल पर। आपने अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़े फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं। मोस्टली हम लाइव बैचेस के अंदर आते हैं और वहां पर आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी नाइस डे। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।